नमस्कार। पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर आई है। इस खबर को सुनने के बाद फिलिस्तीन और तुर्की जैसे इजराइल के दुश्मन देश दिवाली मना सकते हैं। माई फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू और माई फ्रेंड मोदी, ये आपको तो याद ही होगा। इस एक डायलॉग ने भारत और इजराइल के रिश्ते में नई परिभाषा भर दी थी, नई गर्माहट भर दी थी। लेकिन अब मोदी जी के सच्चे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल की पब्लिक ने सत्ता से बेदखल कर दिया है। तकरीबन 12 साल से चली आ रही बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर चुकी है और इजराइल में अब नई सरकार बनने जा रही है। इजराइल में अब 8 दलों के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 सालों के कार्यकाल के दौरान 2 नए प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले ये यूं कहें कि इजराइल के अगले प्रधानमंत्री होंगे नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली इजराइल की यामिना पार्टी के लीडर है। इस पार्टी को 7 सीटें हासिल हुई हैं, यानी सिर्फ 7 सीटों की पार्टी वाली सरकार का नेता बनेगा अगला प्रधानमंत्री। लेकिन 8 दलों को एकजुट करने में इनका बड़ा रोल रहा है, इसलिए इजराइल का नेतृत्व करने की पहली जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई। वो 2023 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उसके अगले 2 सालों बाद येश एटीड पार्टी के नेता येर लिपिड प्रधानमंत्री बनेंगे। नेफ्ताली बेनेट का जन्म 25 मार्च 1972 को इजराइल के ही हाइफा में हुआ था, यानी इस वक्त वो करीब 49 साल से ज्यादा के हैं। 2013 से 2019 तक वो इजराइल के विदेश मंत्री रह चुके हैं। 2019 से 2020 तक इजराइल के रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। 2013 से 2015 तक वो इकोनॉमी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 2015 से 2019 तक वो इजराइल के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 2020 से वो अपनी पार्टी के यानी यामिना के मुखिया हैं। इसके पहले 2013 से 2018 तक वो इजराइल के द ज्यूज होम के साथ जुड़े रहे, यानी एक नई पार्टी है, एक अलग पार्टी है जिसका नाम है द ज्यूज होम, उसके साथ जुड़े रहे। 2018 से 19 तक वो न्यू राइट पार्टी से जुड़े रहे। नेफ्ताली बेनेट ने 2006 में राजनीति की शुरुआत की और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर सर्विस दी। वो 2008 तक बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रहे। फिर 2011 में उन्होंने माई इजराइल नाम के एक मूवमेंट की शुरुआत की। तब उनके नेतृत्व में द ज्यूज होम को 12 सीटें हासिल हुई और वो नेतन्याहू की सरकार में सहयोगी रही। उन्हें नेतन्याहू के साथ काम करने का लंबा अनुभव रहा है। यही वजह है कि 8 दलों की सरकार में उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया गया है। उन्हें सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव भी है। उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी बहुत बड़ा है। इजराइल में 2 साल के भीतर 5वीं बार चुनाव करवाने पड़े थे। ये आप सबको पता है कि पिछले मार्च महीने में ही इजराइल में चुनाव हुए थे। पिछले 2 साल से किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और न ही गठबंधन का ऐसा सपोर्ट है कि स्पष्ट बहुमत हासिल कर सके कोई भी पार्टी। नेतन्याहू की पार्टी लिपिड यहाँ की राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है। कहा जाता है कि कट्टर राष्ट्रवाद की वजह ही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। उन्हें सहयोगी दलों के साथ मिलकर 61 सीटों का फॉर्मूला पेश करना था, यानी कम से कम 61 सीटें हासिल करनी थी। लेकिन नेतन्याहू ऐसा नहीं कर पाए, बल्कि 61 सीटें हासिल नहीं कर पाए। इस बार उन्हें किसी भी दल ने समर्थन नहीं दिया। इस वजह से उनकी सरकार गिर गई। अब इजराइल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या कहता है और कैसा है, यह समझिए। इजराइल के संसद को नेसेट कहते हैं। नेसेट दरअसल प्राचीन हिब्रू का एक शब्द है। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक नेसेट का अर्थ होता है 120 ऋषियों और पैगंबरों की एक विधानसभा। मतलब ये लोग जहां एक साथ बैठते हैं, जहां पहुंचने के लिए किसी भी एक पार्टी को कुल वोट का कम से कम 3.25% वोट लाना जरूरी होता है। अगर किसी भी पार्टी का वोट इससे कम हुआ तो उसे संसद की सीट नहीं मिलेगी। चुनाव से पहले इजराइल की सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की वरीयता, यानी जो सबसे सीनियर होता है उसे सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे जूनियर को सबसे नीचे रखा जाता है। वहां सीनियर का मतलब ये नहीं कि उम्र में ज्यादा, बल्कि अनुभव में और योग्यता में कौन ज्यादा है, ये मतलब होता है। इसी वरीयता के आधार पर उम्मीदवारों को जीत के बाद सांसद चुना जाता है। मान लीजिए कि किसी सांसद की मौत उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 साल का कार्यकाल होता है। अगर उसके कार्यकाल के दौरान ही किसी सांसद की मौत हो जाती है तो वरीयता की लिस्ट में मौजूद नीचे के उम्मीदवार को मौका मिलेगा। एक नेसेट के सदस्य का कार्यकाल 4 साल का होता है। इसी के जरिए इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेसेट में ही इजराइल का कानून भी बनता है।
इसमें कुल 120 मेंबर होते हैं, यानी इजराइल की जो संसद है नेसेट, वो 120 सदस्यों वाली संसद है। यहां मतदान करने की जो न्यूनतम उम्र है इजराइल में वो 18 साल है। इजराइल में किसी भी नेसेट के कार्यकाल के दौरान अगर कोई सरकार विश्वास मत खो देती है तो संसद में बहुमत से या राष्ट्रपति डिक्री के जरिए मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर बहुमत से संसद भंग करने का फैसला होता है तो दोबारा चुनाव कराने ही पड़ते हैं। अब इजराइल में पार्टियों का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे पूरी सरकार बनती है, अब उसे समझिए। इजराइल में लोकतंत्र है, यानी वहां जनता ही सरकार चुनती है। इजराइल में चुनावी सिस्टम को लिस्ट सिस्टम कहा जाता है। इसमें वोटर किसी भी एक पार्टी के लिए यानी एक दल के लिए अपना वोट डालता है। जिस पार्टी को जितने फीसदी वोट मिलते हैं उसके उतने ही लोग संसद में भेजे जाते हैं। मान लीजिए कि किसी पार्टी को सिर्फ 20% वोट मिले तो इसका मतलब है कि उसके 24 लोग सांसद बनकर संसद में जाएंगे। लेकिन किसी भी पार्टी को तभी कोई सीट मिलेगी जब उसे कम से कम 3.25% वोट हासिल हो जाए। इजराइल में अमूमन या अब तक मंगलवार को ही वोटिंग होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इजराइल में मंगलवार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है। जैसे कि भारत में संडे होता है वैसे ही इजराइल में ट्यूसडे होता है। वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपनी पहचान पत्र दिखाता है। पोलिंग बूथ पर कम से कम 3 अलग अलग पार्टी के लोग उस वोटर की पहचान करते हैं कि वो सही है या गलत है। तब एक वोटर को लिफाफा सौंपा जाता है। उस लिफाफे में चुनाव लड़ रही सभी पार्टियों के बारे में एक पर्ची होती है। वोटर क्या करता है कि उसमें से कोई एक पर्ची निकालकर अपने पास रख लेता है और उस पर्ची को सीक्रेट बॉक्स में डाल देता है। वोटिंग खत्म होने के बाद गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है। पोलिंग स्टेशन सुपरवाइजर और कम से कम 3 अलग अलग पार्टियों की मौजूदगी में ही जो सीक्रेट बॉक्स होता है उसका सील तोड़ा जाता है। बैलेट की गिनती होती है और वोटिंग के 8 दिनों के भीतर नतीजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पर घोषित किए जाते हैं। इजराइल में सरकार चलाने के लिए जरूरी होता है कम से कम 61 सीटों का आना, यानी 120 कुल मिलाकर 120 सीटों वाली संसद है। तो जिस पार्टी को 61 सीटें आ जाती हैं वही पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन कभी भी इजराइल में यह रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी इतनी सीटें किसी भी एक पार्टी को नहीं मिली। इसलिए अमूमन वहां पर गठबंधन की सरकार ही बनती है। इस बार तो 8 दलों की सरकार बन रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद के 2 दावेदार होंगे। पहला जो दक्षिणपंथी पार्टी है यामिना, उसके नेता नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। दूसरा एटिड पार्टी के यार लैपिड, जो 2023 से 2025 तक इजराइल के प्रधानमंत्री होंगे। नेफ्ताली बेनेट के शपथ लेते ही 2009 से चली आ रही बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की पारी खत्म हो गई। मार्च में जब चुनाव हुए थे तो नेतन्याहू की पार्टी लिकुड बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। इजराइल में 2021 में हुए चुनाव में करीब 13 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। इनमें से सबसे ज्यादा सीटें लिकुड यानी नेतन्याहू की पार्टी को ही हासिल हुई। 120 में से इस पार्टी ने 30 सीटें हासिल की थी। नेफ्ताली बेनेट की पार्टी यामिना को सिर्फ 7 सीटें मिली है, जबकि येश एटिड को 17 सीटें मिली हैं। और आपको मैंने इससे पहले ही बताया, येश एटिड के नेता 2023 से 2025 तक इजराइल के प्रधानमंत्री होंगे। यानी कि गठबंधन की सरकार में जो दूसरी पारी होगी वो दूसरी पार्टी को दी जाएगी। इजराइल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं अब वो भी देखिए। जो लिकुड यानी कि नेतन्याहू की पार्टी, उसे 30 सीटें मिली हैं। येश एटिड को 17 सीटें मिली हैं। यामिना जो कि नेफ्ताली बेनेट की पार्टी, उसे 7 सीटें मिली हैं। शास उसे 9 सीटें मिली हैं। ब्लू एंड व्हाइट को 8 सीटें मिली हैं। लेबर पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म को 7 सीटें मिली हैं। इजराइल बेंटेन्यू को 7 सीटें मिली हैं। जॉइंट लिस्ट को 6 सीटें मिली हैं। मेट्रेस को 6 सीटें मिली हैं। दरअसल 2 जून को आधी रात तक बेंजामिन नेतन्याहू को वहां के राष्ट्रपति ने बहुमत साबित करने का मौका दिया था। यह डेडलाइन खत्म हो ही रहा था कि उससे ठीक 38 मिनट पहले विपक्ष के जो नेता थे यार लैपिड, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने बताया कि विपक्ष के 8 दलों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। सारे दलों ने इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन को गठबंधन की सहमति का पत्र भी भेज दिया और राष्ट्रपति ने ओके कर दिया। तो इसके बाद यानी तय हो गया कि इजराइल में नई सरकार बन जाएगी। अब
फिलिस्तीन, तुर्की या बाकी वो देश जो इजराइल को अपना दुश्मन समझते हैं, उनके लिए बड़ा मौका क्यों है या दिवाली जैसा मौका क्यों है, अब इसे समझिए। नेतन्याहू का जाना फिलिस्तीन, तुर्की के लिए दिवाली जैसा माना जा रहा है। नए गठबंधन में लेफ्ट विंग के मेट्रेस को भी शामिल किया गया है, जिसे 6 सीटें हासिल हुई हैं। नेफ्ताली बेनेट की पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती है, इसका नाम है यामिना। वो भी इस पार्टी में, और इस बार तो वो लीड कर रही है। इसके साथ साथ इस गठबंधन में इस्लामिक पार्टी यूनाइटेड अरब भी शामिल है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अरब इजराइल पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा हो जो फिलिस्तीन और हमास के प्रति सहानुभूति रखती है, यानी जो फिलिस्तीन की मांग है उसे अरब इजराइल की पार्टी सपोर्ट करती है और उनकी मांगों को जायज भी ठहराती रही है। अब वो सरकार में साथ है, यानी पहली बार उसे सरकार में शामिल होने का मौका भी मिला है। ऐसे में सरकार पर एक तरह का दबाव बनेगा। इस गठबंधन में राम जैसी मुस्लिम पार्टी भी है। नाम तो राम है लेकिन वो मुस्लिम पार्टी है, पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी, जिसके 4 सांसद हैं। इसलिए इस बार फिलिस्तीन और तुर्की के लिए इजराइल में नई सरकार का बनना एक तरीके से अच्छा मौका और अच्छा माहौल लेकर आ रहा है। अब भारत के लिए कैसे हालात हो सकते हैं ये समझिए। इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं नेफ्ताली बेनेट, वो दक्षिणपंथी विचारधारा के माने जाते हैं और उनकी विचारधारा जो है वो राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमती है, यानी जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है उसके इर्द गिर्द घूमती है। और वो बेंजामिन नेतन्याहू के पुराने सहयोगी भी रह चुके हैं। इसलिए भारत की तमाम सरकारों के साथ उनकी अच्छी बातचीत है। वो सभी सरकारों को, सभी प्रधानमंत्रियों को अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ तक कि 2020 तक वो नेतन्याहू की सरकार में शामिल थे, तो नरेंद्र मोदी को भी वो समझते हैं। इसलिए जानकार ये बताते हैं कि भारत को अपना दोस्त मानकर ही इजराइल चलेगा। एक तर्क ये भी है कि इजराइल में नई गठबंधन सरकार में कई ऐसी पार्टियां आ गई हैं जो इजराइल के दुश्मन देशों को समर्थन करती हैं, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के जंग में भारत ने अपनी भूमिका तटस्थ रखी थी, मतलब कि एक न्यूट्रल भूमिका में भारत था। इसे कई पार्टियों ने पसंद किया, इन मुस्लिम पार्टियों ने भी पसंद किया है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि इस वजह से भारत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भारत के लिए चिंताजनक कोई भी बात नहीं है। वैसे भी हमारी पॉलिसी हमेशा से रही है फिलिस्तीन के साथ, तो इसलिए ये माना भी जाता है कि इजराइल में जो हालिया 2014 के बाद से इजराइल और भारत के रिश्ते में जो बदलाव आया था वो एक बहुत क्षणिक बदलाव था। इस बार भी हमने देखा कि भारत का ज्यादा झुकाव फिलिस्तीन की तरफ ही था। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी इंफॉर्मेशन कैसी लगी, हमें शेयर करके या कमेंट करके जरूर बताएं।